नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। मिडिल ईस्ट की लड़ाई में अमेरिका के सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। रूस खुल के ईरान के साथ आने वाला है और जिस रूस को अमेरिका अब तक अपना दुश्मन मानता रहा, उसी रूस के सहारे अब अमेरिका दुनिया भर में तेल के बाजार में मचे हाहाकार को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। पूरी कहानी आपको बताएंगे। कहने का लब्बो लुबाब यह है कि एक ऐसा मुल्क है, अमेरिका एक ऐसा देश है जो किसी का सगा नहीं। जरूरत पड़ने पर रूसी तेल को सैंक्शन करता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसी तेल को दुनिया भर के लिए खोल देता है। तो कैसे रूस और ईरान के इस चक्रव्यूह में अमेरिका फंस चुका है, आज कहानी डिटेल से, और खाड़ी में कैसे अब निकलने की कोशिशों में लगा अमेरिका। तो दुनिया के नक्शे पर बारूद की गंध है। ईरान के प्रचंड प्रहार ने अमेरिकी सैन्य बेसों को हिला दिया है। अब्राहम लिंकन पर ईरान ने हमले का दावा किया है। यहां तक कि KC-135 रिफ्यूलर विमान, जिसमें फाइटर जेट्स में ईंधन भरे जाते हैं, जो कि एक चलता फिरता हवाई पेट्रोल पंप है, उसको भी ईरान ने मार गिराने का दावा किया है। इजराइल से लेकर पेंटागन तक हर तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम है। खामेनेई के तेवरों ने सुपर पावर के छक्के छुड़ा दिए हैं, लेकिन असली खेल तो समंदर में हो गया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कुंडली मारे बैठा तेहरान यहां से एक जहाज निकलने नहीं दे रहा। अमेरिका धौंस दिखा रहा है, लेकिन तेल की एक एक बूंद के लिए मजबूर नजर आ रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत तेहरान के सामने नतमस्तक है। होर्मुज स्ट्रेट को खोलने में अमेरिका फेल हो गया है। यह दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। होर्मुज स्ट्रेट संकट के बीच बाजी पलट गई, अमेरिका को झुकना पड़ा है। हिंदी में बहुत मशहूर कहावत है, थूक कर चाटना। अमेरिका ने जिस रूसी तेल को जिंदगी भर सैंक्शन किया, प्रतिबंध लगाए, उसी रूसी तेल के लिए बाजार खोलना पड़ा है। तो क्या यह पुतिन और खामेनेई की जुगलबंदी है, जिसके सामने ट्रंप ने सरेंडर कर दिया है? क्या इसे ही कहते हैं ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है? जो अमेरिका खुद को दुनिया का चौधरी बताता है, आज आखिरकार कैसे यू टर्न लेकर रूस के सामने सरेंडर कर रहा है? खामेनेई के वार और पुतिन के चाल ने व्हाइट हाउस की नींद उड़ा दी है। इस दो-धारी तलवार ने अमेरिका को ऐसा जख्म दिया है जिससे अमेरिका करा उठा है। तो क्या ये अमेरिका के वर्चस्व का अंत है? जानेंगे आज डिटेल से चर्चा। देखिए, सबसे बड़ी इंटरनेशनल धुआंधार डिबेट। मिडिल ईस्ट में अमेरिका उस रास्ते पर खड़ा है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। मिडिल ईस्ट की आग अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि इसने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका की नींव तक हिला दी है। इजराइल से लेकर अमेरिकी सैन्य बेसों तक हर तरफ सिर्फ एक ही शोर है, त्राहिमाम त्राहिमाम। ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोस्तफा खामेनेई के एक इशारे ने वो कर दिया है जिसकी कल्पना व्हाइट हाउस ने सपने में भी नहीं की थी। ईरान के प्रचंड प्रहार ने सुपर पावर को घुटनों पर ला दिया है। ट्रंप का घमंड 7 समंदर के नीचे जमींदोज कर दिया गया है। खबरें आ रही है कि ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने USS अब्राहम लिंकन विमानवाहक पोत पर घातक बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। ईरान का दावा है कि यह जहाज अब नॉन ऑपरेशनल हो चुका है और सैनिक अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखते हैं। ईरान का दावा है कि यह USS अब्राहम लिंकन है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, और दावा किया जा रहा है कि USS अब्राहम लिंकन को भारी नुकसान के बाद इसे वापस अब अमेरिका ले जाया जा रहा है, जहां इसकी मरम्मत कराई जाएगी। ये एक बार फिर से आपको बता दें, अमेरिका की तरफ से ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। यह दावा ईरान का है। ईरान ने कहा है कि यह एयरक्राफ्ट कैरियर अब नॉन ऑपरेशनल हो चुका है और मिडिल ईस्ट से भागने की फिराक में लगा है। बता दें आपको कि एयरक्राफ्ट कैरियर पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया। ईरान से 340 किलोमीटर दूर ओमान सागर में अटैक हुआ है। हमला सटीक रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर ने काम करना बंद कर दिया है। मिसाइल ड्रोन अटैक से अब्राहम लिंकन को भारी नुकसान हुआ है, यह IRGC का दावा है। हमले के बाद USS अब्राहम लिंकन पीछे हटा है। अब्राहम लिंकन को अब तक 5 बार टारगेट किया गया है। वैसे तो अब्राहम लिंकन पर हमले से साफ इनकार किया जा रहा है, लेकिन मुश्तबा की सेना सीना ठोक ठोक कर कह रही है
कि ट्रंप के घमंड को समंदर में चकनाचूर कर दिया गया है। आपको एक और वीडियो दिखाते हैं। बताया जा रहा है कि यह तस्वीर यूएसएस एब्राहम लिंकन की है। ईरान का दावा है, जिसमें कि आप दूर खड़े इस जहाज को देख सकते हैं। हालांकि इस जहाज के इस तस्वीर की अभी तक क्लियर तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन माना यह जा रहा है कि यह एक वही जहाज है जिसका अनुमान लगाया जा रहा था। और एक करीब से एक और तस्वीर सामने आई है। हालांकि हो सकता है कि ये प्रोपेगेंडा वॉर हो और एआई जनरेटेड हो, लेकिन ईरान दावा कर रहा है कि ये यूएसएस एब्राहम लिंकन है जिसे निशाना बनाया गया है और इसे यहां पर बहुत भारी नुकसान हुआ है, बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है यूएसएस एब्राहम लिंकन। जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर को लगातार ईरान की तरफ से सोशल मीडिया पर लगातार फ्लोट किया जा रहा है और कहा जा रहा है अमेरिका वापस भेजा जा रहा है यूएसएस एब्राहम लिंकन को रिपेयर के लिए, क्योंकि अब ये ऑपरेशनल नहीं है, इससे अब जंग नहीं लड़ी जा सकती है। इतना ही नहीं, इराक के आसमान में अमेरिका का गौरव कहा जाने वाला रिफ्यूलिंग विमान KC-135 भी मलबे में बदल गया। जब ईंधन भरने वाला यह जहाज ही नहीं बचेगा तो अमेरिका के फाइटर जेट्स इतनी लंबी दूरी तय करके आखिर कैसे ईरान पर हमला करेंगे? यह विमान क्रैश जो आप इस वक्त देख रहे हैं, यह सिर्फ एक चोट नहीं है, बल्कि अमेरिका के आत्मसम्मान पर एक करारा झटका है। हालांकि अमेरिका इस बात से इनकार कर रहा है और कह रहा है तकनीकी खराबी के चलते KC-135 क्रैश हुआ है। एक एआई वीडियो ईरान ने जारी किया है जिसमें KC-135 पर हमले का वीडियो दिखाया गया है। यह एक एयर रिफ्यूलर है, यह कोई फाइटर जेट नहीं है। पहले आपको बता दें, इसे आप आसान भाषा में समझे तो यह हवा में उड़ता हुआ एक पेट्रोल पंप की तरह है, जिसमें फाइटर जेट्स में हवा में ही रिफ्यूलिंग की जाती है, यानी कि ईंधन भरा जाता है, जेट फ्यूल भरा जाता है। इस जंग में KC-135 का क्रैश होना अमेरिका के लिए बहुत बड़ा धक्का है। जैसा कि मैंने आपको बताया, KC-135 का मुख्य काम फाइटर जेट में एयर रिफ्यूलिंग करना है। इसकी ताकत, इसकी क्षमता, ईंधन क्षमता 90,000 लीटर है और इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है। रफ्तार की बात की जाए तो अधिकतम रफ्तार 933 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। लेकिन एक तरफ ईरान हमले का दावा कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका इन दावों को सिरे से खारिज कर रहा है। और यहीं पर एंट्री होती है रूस की। रूस की एंट्री कैसे हो रही है वो मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले KC-135 की कहानी दोनों पक्षों की जुबानी सुन लीजिए। यूएस कह रहा है कि भाई ये तकनीकी खराबी थी। ईरान कह रहा है कि हमले में एक विमान क्रैश हुआ और सारा क्रू मारा गया है। 6 से 7 अमेरिकी सैनिकों की मारे जाने की खबर है। यूएसएस एब्राहम लिंकन पर भी हमले का दावा कर रहा है ईरान, जबकि अमेरिका कह रहा है कोई नुकसान नहीं है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड में आग लगने का दावा किया जा रहा है। यूएसएस कह रहा है कि हमले से कोई नुकसान नहीं है और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड बिल्कुल ठीक है। मिडिल ईस्ट में बारूद फट रहे हैं, दूसरी तरफ इंटरनेट पर वीडियो बम भी फोड़े जा रहे हैं। ये लड़ाई सिर्फ मैदान में नहीं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी लड़ी जा रही है। अब 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जंग के बीच, यूएस ईरान के बीच वीडियो जो जारी की गई है। व्हाइट हाउस ने B-2 बॉम्बर की तस्वीर जारी की है। दूसरी तरफ खामनेई इज बैक का वीडियो जारी किया है ईरान ने, जो सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत ट्रेंडिंग है। तो 2 तस्वीरें आपने देख ली, लेकिन अब समझिए कि मिडिल ईस्ट में कैसे रूस
और ईरान ने मिलकर अमेरिका को घेरा। क्या यह प्री प्लान था? पहले रणनीति समझते हैं। खामेनेई के प्रहार के बाद पुतिन के आगे ट्रंप ने सरेंडर कर दिया है। अमेरिका ने रूसी तेल पर लगे प्रतिबंधों में 30 दिन की अस्थायी छूट दी है। अमेरिका ने रूस को 11 अप्रैल 2026 तक तेल बेचने की अनुमति जारी कर दी है। जंग जारी होने की वजह से तेल की कमी को पूरा करने के लिए फैसला लिया गया है। फैसले से पहले ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर लंबी बात की और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से तेल की कीमतें लगभग $100 पर बैरल के पार पहुंच गई। अमेरिका के इस यू टर्न से यूरोपीय देश चिंतित हैं। क्यों चिंतित हैं? क्योंकि अब तक अमेरिका यह कहता रहा है कि रूस तेल बेचकर यूक्रेन वॉर को फंड कर रहा है और अब अमेरिका को इस बात की कोई चिंता नहीं है। यूक्रेन जाए तेल लेने के लिए, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। इसी लाइन पर अमेरिका काम कर रहा है। इसे कहते हैं थूक कर चाटना। कल तक जिस रूसी तेल को अमेरिका जहर बताता था, दुनिया के लिए खतरा बताता था, आज अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए उसी को अमृत मानकर पी रहा है। ट्रंप की सारी शेखी धूल में मिल गई है। इसी पर दो पंक्ति है कि गुरूर का किला देखो आज ढहने लगा है, लहू दुश्मन का नहीं खुद का बहने लगा है। वो जो कहते थे कि दुनिया हमारी मुट्ठी में, आज वो रूस के पैरों में तेल मांगने लगा है। क्या यह अमेरिका के वैश्विक वर्चस्व का अंत है? क्या पुतिन और खामनेई ने मिलकर नई इबारत लिख दी है या नया वर्ल्ड ऑर्डर बना दिया है? डोनाल्ड ट्रंप के लिए आने वाले दिन किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको जल्दी से बता देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। ईरान की मदद कर रहे हैं पुतिन को लगता है कि मैं यूक्रेन की मदद कर रहा हूं। चीन को भी ईरान की मदद मिल रही है, यानी कि चीन भी ईरान को मदद कर रहा है। हम ईरान को हराने में कामयाब होंगे। तो जो थ्योरी हमने आपको इंडिया डेली पर लगातार बताई कि रूस और चीन मिलकर अमेरिका को कभी भी इस जंग से निकलने नहीं देंगे, वो बुरा ख्वाब अब डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में भी आने लगा है। वो कह रहे हैं कि पुतिन ईरान की मदद कर रहे हैं और चीन भी ईरान की मदद कर रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। पुतिन को लगता है कि मैं यूक्रेन की मदद कर रहा हूं। तो क्या यह मामला वर्ल्ड वॉर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है? और क्या ईरान और रूस के दो धारी तलवार के बीच फंस गया अमेरिका? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विषय के बहुत स्वागत है आपका। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विषय के बहुत स्वागत है आपका। अमन चुग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है आपका। और मौलाना असलम रिजवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा मेजर जनरल के सिन्हा सर के साथ। के सिन्हा सर, ये वही अमेरिका था जो छाती पीट पीट कर ये कहता था कि भाई रूसी तेल मत खरीदना, यूक्रेन को वॉर फंड हो जाएगा, और भारत के ऊपर 25% का एक्स्ट्रा पेनल्टी टैरिफ लगाया, ये कह के कि यूक्रेनी के खूनों के जो रंग है उससे हमारे हाथ रंगे हुए हैं। और आज वही ट्रंप कह रहे हैं कि खरीदो जितना तेल खरीदना है रूस की। तो क्या रूस उस पैसे से बुके बनाकर जेलेंस्की को भेंट करेंगे, फूलों का बगीचा गिफ्ट करेंगे? के सिन्हा सर। जय हिंद विवेक, बहुत आपने जो रेखा खींची है, सामरिक रेखाएं जो आज के दिन में ये एब्सोल्युटली बैटल कंडीशंस हैं, हम इसको रिव्यू ऑफ सिचुएशन कहते हैं। बहुत सटीक और बहुत पैना है। देखिए, आपने मेरे से क्वेश्चन किया है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या वो पलट गए हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप, और यदि वहां की एस्टैब्लिशमेंट को लें तो आप उसको एक लेके चलिए। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं कि खुद की मनमानी कर रहे हैं, वो उनके एडवाइस हुई थी, और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैनियल कैनी हैं, जो कि उन्होंने वेनेजुएला में कहा था कि आप जाइए, कर लीजिए जो करना है, मगर यहाँ पर उन्होंने उनको कॉशन किया था कि आप फंस जाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। और ये जो आप बैटल ग्रुप्स को लेकर आते हैं, जिसमें यूएसएस जेराल्ड फोर्ड है या अभी अब्राहम लिंकन है, इन चीजों से आप यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे, एक कॉशन था, और लंबे समय तक फंसेंगे। और इसी चीज का एब्सोल्युटली कोई भी सामरिक तरीके से इसको देखता है, कौन ऐसा मौका छोड़ेगा? यदि चाइना और रशिया, खास करके रशिया, यदि इस गेम के अंदर में नहीं आते हैं, मुझे बड़ा खराब लग रहा था कुछ पहले दिनों में कि क्यों वो एब्सोल्युटली शांत पड़े हैं। मगर जैसे जैसे समय बीत रहा है, आज 14वां दिन है,
वो एब्सोल्युटली क्लियर हो रहा 7 दिन के बाद कि काफी सपोर्ट है। और देखिए, जून से लास्ट जून में जब उन्होंने किया था, इजराइल ने 12 दिन की, और फिर अमेरिका कूद पड़ा था मिडनाइट हैमर के बाद, बहुत सारा हेवी लिफ्टिंग हुआ है चाइना से। दो बड़ी चीजें आई हैं। जो चाइना है उनको हेवी लिफ्टिंग कर रहा है, एंटी शिप मिसाइल्स उसको दिया है, और उसको मेरे ख्याल से उसको कुछ जो जैसे DF-17 की बात हो रही है वो मिली है उनको, और बड़े मिसाइल्स हैं जो कि अभी आने बाकी हैं, ये दिखाई देंगे, क्योंकि ये बार बार ईरान भी कह रहा है कि हमने अभी पूरे जखीरे को खोला नहीं। तो इसमें तो उन्होंने फंसा लिया है इस गेम में, जो डोनाल्ड ट्रंप करना चाहते थे कि वहां से ट्रांस अटलांटिक जब हम कहते हैं, जो कि खास करके यूक्रेन और रशिया, उन्होंने वहां पर रशिया को फंसाने की चेष्टा की थी, जिसमें नेटो का सहारा लेकर के। मगर इन्होंने एक गेम खेला जिसमें इन्होंने ईरान का यूज किया, और इसको जब हम कहते हैं मेडिटेरियन पे लेके आ गए बैटल जी। तो ऐसा लग रहा था कि काफी हावी है, खास करके इजराइल और अमेरिका। मगर जब आप इन्वेशंस को आगे बढ़ा जाते हैं जिसकी कोई ऐसी पकड़ नहीं हो, तब आप फंसते हैं। और इसमें केवल डीप स्टेट, जिसमें उनके, यदि आप सेक्रेटरी ऑफ वॉर को देखिए, पीट हेक्सेट को, वो भी, और मार्को रूबियो, और डोनाल्ड ट्रंप की जो तिगड़ी है, शायद उनके वाइस प्रेसिडेंट की भी बात उन्होंने नहीं सुना था, JD वैन का, और इन्होंने ये बहुत बड़ी गलती की। अब इस अब डोनाल्ड ट्रंप, सिन्हा सर, डोनाल्ड ट्रंप ये क्यों कह रहे हैं कि पुतिन ईरान को मदद कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं यूक्रेन की मदद करता रहा हूं? अब क्या कहेंगे, यह बताइए ना। अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब 2 दिन पहले बात की है पुतिन से, और पुतिन ने शर्त जो रखी है, जो हमारे नॉलेज में आया है, उन्होंने कहा जितना भी हमारी फ्रोजन एसेट्स है उसको आप रिलीज कीजिए, एक वो है। और दूसरी बात उन्होंने कहा है कि डिपेंडिंग ऑन आपकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है, उसकी हमारी रिएक्शन होगी। एब्सोल्युटली क्लियरिटी में उन्होंने बताया है। चाइना से वो बात नहीं कर, मेरे ख्याल से इसी महीने के एंड में वो चाइना जा रहे हैं। अब किस फेज से वो चाइना जाएंगे, क्योंकि यहां पर ईरान में आना, जिस तरह से आना, वो चाइना को फंसाना चाहते थे। चाइना तो जरूर ईरान की खुली मदद कर रहा है, और $400 बिलियन का 25 साल का उनका एग्रीमेंट, और उसके अंदर में $40 बिलियन तो ऑलरेडी ईरान में लगा चुका है। उससे तेल एवज में ले रहा था। उसकी तेल को रोकने के लिए वेनेजुएला और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक की है, लोगों के कहने के बाद भी, जिनको तजुर्बा है। मैं चुग साहब से चाहूंगा इसका जवाब। क्या मॉस्को और तेहरान के दोधारी तलवार में फंस गए डोनाल्ड ट्रंप? चुग साहब, आपका ये आर्थिक चश्मा क्या कहता है इस पे? जाना चश्मा, नमस्कार है जय भारत से। आपने बड़ा अच्छा शेर अदा किया, तो मैंने कहा मैं भी एक शेर से शुरुआत करता हूं कि रूह को एक आह का हक है, आंख को एक निगाह का हक है। अर्ज किया है, रूह को एक आह का हक है, आंख को एक निगाह का हक है। तो ट्रंप साहब कह रहे हैं हम भी एक दिल लेके आए हैं यारों, इसे भी एक गुनाह का हक है। तो उन्होंने वो गुनाह कर डाला और वो फंस डाला। अब इसी को आगे निपटाते हुए समझते हैं कि जो ट्रंप का प्लान ऑयल के ऊपर क्या था, कि जो लाइट ऑयल जो वर्ल्ड को चाहिए, जिसके रिलेटेड रिफाइनरीज वर्ल्ड में हैं, वो एक WTI है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल, जो यूएस के पास है, और उसका सेकंड बेस्ट क्वालिटी जो गल्फ में है। एंड उनको लगता था कि बाकियों की तो रिफाइनरी है नहीं मेजरली, एंड कंट्रोल एंड इंपैक्ट चाइना को करने के लिए अगर मैं तेल का सप्लाई गल्फ से रोक दूं किसी तरीके से, तो ऑब्वियसली चाइना एक तरह से सस्टेनेबल वॉर गोइंग फॉरवर्ड या सस्टेनेबल फुटिंग नहीं रख पाएगा। चाइना के ऊपर एक फर्दर डिटेल वर्जन नेक्स्ट टाइम मौका देंगे, मैं देने की कोशिश करूंगा। एंड साथ में इसी कारण क्या होगा, एक क्योस क्रिएट हो जाएगा जिसके कारण डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा, और जो वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स हैं वो गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा जब से वॉर शुरू हुई, गोल्ड एंड सिल्वर पिछले 1 महीने से ऑलरेडी क्रैश लैंडिंग पे कर रहे थे, बिकॉज कहीं ना कहीं प्लानिंग जनवरी से ऑलरेडी शुरू हो गई थी कि किसी तरीके से यूएस अपने वर्चस्व को दिखाएगा, डॉलर इंडेक्स मजबूत होते हुए दिखेगा। हमने देखा भी कि डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ एंड गोल्ड एंड सिल्वर में क्रैश लैंडिंग हुई, क्योंकि कॉमेक्स के वॉल्ट में या लंदन जो वॉल्ट्स है वहां पे गोल्ड एंड सिल्वर की अवेलेबिलिटी नहीं बताई जा रही, जो कि फिजिकल डिलीवरी ऑन कॉमेक्स वॉल्ट्स की अगर हम बात करें। अब ये सारा सिनेरियो उनके अगेंस्ट चला गया
क्योंकि अल्टीमेटली अपना ऑयल वो बेच नहीं पा रहे, वेनेजुएला का ऑयल उनके कंट्रोल में है, मगर उसके लिए रिफाइनरी नहीं है जिसके लिए उन्होंने रिलायंस से टाइप किया है। अब बेस्ट वेपन्स ट्रंप साहब ने शुरुआत किया, जैसे कि महाभारत में पांडवा ने भी बेस्ट वेपन से शुरू किया था, मगर इनकी इनर इंटेंशन उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए वो बेस्ट वेपन्स सस्टेन नहीं कर पाए, क्योंकि ये अपना पैसा बनाना चाहते हैं, जो कि अभी धीरे करके ये भी निकल के आ रहा है कि जो मिसाइल्स ईरान ने यूक्रेन के टाइम पे रशिया को दी थी काउंटर समझने के लिए, तो यूक्रेन को जो काउंटर ईरान की मिसाइल्स की जो टेक्नोलॉजी थी वो यूएस ने उसने ऑफर किया यूक्रेन ने, जो कि ट्रंप ने अब उसको इन हाउस डेवलप करना चाहता है, जो उसका बेटा उससे एक तरह से पैसा कमाना चाहता है। अब स्टीव विटकॉफ वैंस नहीं सारी नेगोशिएशन कर रहा है। अब इसी को एक नेक्स्ट एंगल पे देखें तो इस टाइम पे ऑन अ लाइटर नोट कैलिफोर्निया में पेट्रोल प्राइसेस 1 गैलन $9 के पहुंच गए हैं, एंड कैस्पियन सी से जो पाइपलाइन से जो ऑयल पहुंचता है वो अब नहीं पहुंच पा रहा है, यानी कतर की प्रोडक्शन बंद है। ओमान में आज या कल में बॉम्बिंग भी हुई है, जो 2 शिप कंटेनर जो यूएस की तरफ तेल लेके जा रहे थे, एंड सऊदी भी सॉरी और उनको बर्न आउट कर दिया गया ना, बर्न आउट कर दिया गया, एंड सऊदी ने 40% प्रोडक्शन वैसे ही बर्न आउट कर दिया है। तो ये सारा खेल जो है ऑब्वियसली उल्टा हो गया। अब इसमें जो नेट क्रक्स है, 2 एंगल है, एक टॉम हॉक्स जो उसकी मिसाइल है उसका एंगल, मौका देंगे तो बताऊंगा, दूसरा एंगल है मनी सप्लाई और चाइना का एंगल। फिलहाल मैंने कहा आप किसी और को भी मौका दीजिए। अब आपने 2 लाइन शेयर में बताई और पूरा इकोनॉमी के फंडा समझाया, तो मैंने भी सोचा कि 2 लाइन मैं भी चलते चलते रखी दूं ब्रिगेडियर साहब के जाने से पहले और रिजवी साहब के जाने से पहले, कि भाई लोग टूट जाते हैं घर बनाने में और वो तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। तो ये दर्शक समझदार हैं, उनको पता है मैंने लाइन किसके लिए पढ़ी है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, मेरा आपसे भी सवाल वही है, क्या दोधारी तलवार में फंसे हैं ट्रंप? क्योंकि एक तरफ रशिया का ऑयल खोलना पड़ा है, ये यूरोप के लिए चिंता का सबब है, यूक्रेन के लिए ठीक बात नहीं है, तो ईरान तेहरान उनको मिडिल ईस्ट में रगड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, रवायत को जारी रखते हुए मैं भी एक शेर से ही शुरुआत करूंगा। इरशाद है सर, आप भी ठोकी डालिए एकदम। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि ट्रंप साहब तो कह रहे हैं कि बदलना तो चाहता हूं मैं निजाम हुकूम, बदलना तो चाहता हूं मैं निजाम हुकूम, पर मेरे बस की बात नहीं। वाह। तो ट्रंप साहब एक ऐसे मतलब क्वैगमायर में फंस चुके हैं, और जिस तरह से ईरान ने अपनी जो रणनीति बनाई है और रण कौशल को अंजाम दे रहा है, वो बताता है कि किस तरह की एक स्ट्रेटेजिक विजन लेके ईरान चल रहा है। अमेरिका ने कभी तवक्को नहीं की थी कि साहब इतना लंबा ये युद्ध खिंच जाएगा, और अभी तो ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है, क्योंकि ईरान जिस तरह से अपने जो कार्ड्स है उनको अनफोल्ड कर रहा है, उससे पता लगता है कि वो अमेरिका को एक लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट में यहाँ रखना चाहेगा। आप देखिए जिस तरह से उसके लॉसेस होते जा रहे हैं अमेरिका के, आप देखिए अगर ये खबर सच है कि यूएसएस इब्राहिम पे उसको मतलब उसका अटैक सक्सेसफुल रहा है, तो ये अमेरिका के लिए एक बड़ी शर्म की बात है कि जिस नेवी का वो क्लेम कर रहा है कि साहब मैंने उसको पूरा खत्म कर दिया है, या उनकी फजाइया तो वैसे भी उनकी कारगर नहीं थी, और ईरान ने अगर इस तरह के हमले किए हैं तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। दूसरी चीज, जिस तरह से उनका जो ऑयल रिफ्यूलर था वो क्रैश हुआ है, वो भी उनकी कैजुअलिटीज में इजाफा लाता है। तो ये बताता है कि किस तरह से अमेरिका डेस्परेट है और ट्रंप साहब किस तरह से फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं। अब वो कहते हैं ना कि साहब अब दाढ़ी तो नहीं रखते हैं ट्रंप साहब, लेकिन तिनका जरूर है उनके उसमें, और तभी वो कह रहे हैं कि साहब पुतिन ईरान को इसलिए मदद कर रहे हैं क्योंकि हम यूक्रेन को मदद कर रहे हैं। और आपको याद होगा कुछ एक महीने पहले करीब 8 से 10 IL-76 और 78 आए थे ईरान में, तो यकीनन वो कुछ सामरिक संसाधन ही लाए होंगे। तो ये बताता है कि भाई अभी ईरान अमेरिका के साथ एक लंबे एंगेजमेंट, क्योंकि देखिए ईरान ने कभी ये जो युद्ध है ये जीतने के लिए नहीं किया था, और जीत और हार लॉसेस पे डिपेंड नहीं करता, ये आपके जो एंड ऑब्जेक्टिव है या जो टर्मिनल ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आपने वो अचीव किया। आपने लीडरशिप खत्म कर दी, ठीक है कोई बात नहीं, क्या चेंज ऑफ रिजीम वहां हो पाया? और जिस हिसाब से अमेरिका चल रहा है, मुझे तो लगता है कि अमेरिका में चेंज ऑफ रिजीम होनी चाहिए, ईरान में नहीं। तो ये सब चीजें देखते हुए अमेरिका को खुद आज मतलब वो इस स्टेज में है,
अब वो न तो इसे निगल सकता है ना उगल सकता है। यूएसएस जेरार्ड 200 दिन के बाद उनको एक बेस ओवरऑल चाहिए होता है, उसे अमेरिका वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी ऑपरेशनली मतलब उसमें टेक्निकल ग्लिचेस आने शुरू हो जाएंगे। तो अमेरिकन जो नेवी है वो भी काफी स्ट्रेच आउट हो चुकी है, काफी थक चुकी है, और ईरान वही टैक्टिक्स अपना रहा है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रशिया ने जर्मनी के खिलाफ की थी। वो उसके लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस को इतना स्ट्रेच कर देगा, जैसे जर्मनी अंदर घुसता गया और बड़े खुश होते रहे वो, और बाद में जब वहां बर्फ पड़नी शुरू हुई तब उनके लाले पड़ गए। तो वही चीज मुझे अमेरिका के साथ होती दिखाई दे रही है। और जिस तरह से अब वो जो मतलब इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप्स में लड़ना शुरू किया है उन्होंने, जिसे वो मोज़ेक टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि ईरान एक ऐसी मतलब टफ फाइट या फॉर्मिडेबल फ्रंट पेश करेगा कि अमेरिका को वियतनाम और अफगानिस्तान दोनों साथ याद आ जाएंगे। रिजवी साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? क्या अमेरिका के लिए यहां और मुश्किलात बढ़ने वाले हैं, या तेहरान में रेजिम चेंज की पॉसिबिलिटी लग रही है आपको? रिजवी साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक भाई। मैं, आप जानते हैं, मैं कवि हूँ, शायर हूँ, और आप सब लोगों ने एक एक शेर सुनाया है, तो ये तो नाइंसाफी होगी कि मैं इससे महरूम रहूं। हमारे पैनल में हमारे तमाम नहीं बिल्कुल भी हिंदुस्तान में बिल्कुल नाइंसाफी नहीं होनी दी जाएगी। अगर आप लोग आप इजाजत बिल्कुल दें इरशाद हमारे करें पैनल बिना देर के। किए हुए एकदम। जी हाँ, जी हाँ, मैं शेर सुनाता हूँ, और ये इरशाद। शेर मैं पेश करता हूँ हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए। हाँ। उनको ये मैं गिफ्ट कर रहा हूँ ये शेर, के बहुत ही खूबसूरत शेर है कि कुछ अपने कद को ऊंचा दिखाने के वास्ते, कुछ अपने कद को ऊंचा दिखाने के वास्ते, लाशों पे कितने लोग खड़े हैं न पूछिए, लाशों पे कितने लोग खड़े हैं न पूछिए। आज आप देखिए कि दुनिया का सबसे कंफ्यूज्ड शख्स अगर कोई है तो उसका नाम है ट्रम्प। अगर आप सोशल मीडिया पर एक सर्वे कराइए और ये सवाल कीजिए लोगों से कि सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड शख्स कौन है, तो लोग डोनाल्ड ट्रम्प का नाम बताएंगे। हम जानते हैं कि इनके एक दामाद हैं जिनका नाम जो है जैरेड कुशनर है। ये इनसे बहुत ज़्यादा सलाह और मशवरा लेते हैं, और सोशल मीडिया पे ऐसी बात आम हो रही है कि ये दामाद साहब जो है इनके लुटिया डुबो चुके हैं, डुबो रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, इसलिए कि अब जो सूरत हाल गल्फ में है, पर्शियन गल्फ में है, वहाँ पर इस वक्त अमेरिकन जो फौजी हैं वो बहुत ही बुरी हालत में है। आपने भी ये खबर सुनी होगी कि वहाँ का जो टॉयलेट का जो सिस्टम था वो जैम हो गया था, और वहाँ पर एक एक शख्स को 2-3 घंटे के बाद उनका नंबर आता था। बहरहाल ये एक अलग बात है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि वो लोग बहुत ही परेशान हाल हैं, और अमेरिका ने कई मरतबा, जैसा कि मैंने कल के प्रोग्राम में भी विवेक जी आपसे कहा था, कि वो ईरान से गुजारिश कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, और अलबत्ता डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट, कि अब इस जंग को रोक दिया जाए। आज भी ईरान के एक जनरल ने खुलकर ये ऐलान किया है कि हम भी जंग बंद करना चाहते हैं, लेकिन कंडीशन और शर्त तुम्हारी नहीं होगी बल्कि हमारी होगी। मैं आखिर में एक बात और अर्ज कर दूं विवेक भाई, कि इस वक्त अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी जो रेटिंग है वो बहुत ज़्यादा लो हो चुकी है। यानी इस वक्त अगर इलेक्शन हो जाए तो इनकी बहुत बुरी हार होगी। मैं इस टॉपिक पर आऊंगा, ये बहुत अच्छी टॉपिक आपने छेड़ी है। क्या इलेक्शन हार रहे डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध की वजह से, या खेल रहे हैं कोई बहुत बड़ा गेम? इस पर मैं आऊं, लेकिन सिन्हा सर के लिए मेरा सवाल यह है, क्या पुतिन यहां पर खेल रहे हैं बहुत बड़ा गेम मिडिल ईस्ट में? इसका जवाब चाहूंगा कि सिन्हा सर से। देखिए विवेक, जो पुतिन साहब हैं वो बहुत बड़े स्ट्रेटजिस्ट हैं, बहुत बड़े, और सबसे है कि उनका जो मंथन होता है तन्हाइयों में होता है, अकेला करते हैं। और जो गेम उन्होंने खेला है 2000 से, आप देखिए 2004 में वो काबिज हुए हैं और लगातार खेलते गए हैं। 2008 में आपने उनको देखा कैसे, और 2014 में, और फिर अभी आप जो खेल, ही इज प्लेइंग ए बिगर गेम। किसी
देखिए सभी चैनलों में ये बात होती है कि वो कहीं गए थे यूक्रेन में फॉर वेरी शॉर्ट स्पेशल में। मेरा ये मानना रहा है लगातार कि ये जंग उनकी प्रिपरेशन का एक हिस्सा है। बैटल शिफ्ट होना है आर्टिक में 21वीं सदी में, जो लास्ट बैटल होगा और उसके बाद स्टेपिंग ऑफ 21st सेंचुरी का वर्ल्ड ऑर्डर है वो आर्टिक में होगा, वो इंडो पैसिफिक में नहीं होगा। बैटल शिफ्ट कैसे कर रहा है इसका आपने सवाल किया है और बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं। देखिए ट्रांस अटलांटिक कहते हैं, जो यूरोप है और जो यूरेशिया का मिलता है जहां पर यूक्रेन रशिया बात, वहां से शिफ्ट करके ये आया है ट्रांस मेडिटेरियन में, जिसको हम वेस्ट एशिया अब ये कह रहे हैं। पर ये ट्रांस क्योंकि ग्रीस तक हिट हुआ है तो ये टर्की तक हो रहा है, तो ये जो ट्रांस मेडिटेरियन में, और इन्होंने किया है प्लानिंग से, है प्लानिंग पुतिन साहब का। उन्होंने इनको फ्रंटलाइन स्टेट बनाया है ईरान को, इसलिए वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, सीरिया, ये सब चीजें हैं वो लेकर आए। यहां पर ऐसा लग रहा था कि शायद पुतिन साहब फेल कर रहे हैं, क्योंकि सीरिया से उनको निकलना पड़ा। आपको याद होगा उनके 2 बेसेस, एक नेवल बेस एंड एयर बेस था, वहां से निकलना पड़ा। तो ऐसा लगा कि कहीं उनको सेटबैक हुआ है। मगर गलती जो किया है उसके बाद, 3 साल की लड़ाई के बाद जो गलती की है वो अमेरिका कर गया, और इजराइल भी इसके ऊपर में फंस। मैं उसको भी मानता हूं। आप स्ट्रेच नहीं कर सकते किसी चीज को इतना ज्यादा कि वो टूट जाए। लास्टिक को भी खींचने का एक तरीका होता है, और उन्होंने जब खींचा पुतिन ईरान भी के अंदर में ऐसा लगा। जी सिन्हा सर, पुतिन भी सोच रहे होंगे कि अब बेटा आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब खेला जाएगा खेल। एब्सोल्युटली। अब वो छोड़ेंगे नहीं। देखिए बहुत अच्छा सा सभी ने बताया था, विनोद साहब ने बताया, इसके पहले हमारे जो भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं चुग साहब ने और रजवी साहब, कि देखिए वो तो आए थे कि चाइना को हम फंसा देंगे इस पे। चाइना को हमने जिस तरह वेनेजुएला से निकाला है, यहां से भी निकाल देंगे। हाँ, फंस गए। अब वो खुद ही इसमें घिर गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और अब इस दुधारी तलवार से निकलना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन मैं एक थ्योरी पढ़ रहा था, एक स्ट्रेटेजिस्ट हैं ली जियांग, जो चाइना के हैं, उन्हें चाइना का नास्ते दमस भी कहा जाता है। वो कह रहे हैं, ये सवाल मेरा चुग साहब के लिए, कि ये जो पूरा गेम है वो डोनाल्ड ट्रंप खेल रहे हैं मिड टर्म इलेक्शंस को लेकर, और वो चाहते हैं कि स्पेशल इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करके मिड टर्म इलेक्शंस को टाल दिया जाए और इसको सीधे पहुंचाया जाए अगले इलेक्शंस तक। और हो सकता है कि वो 3rd टर्म का भी अमेंडमेंट कर दें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसी लड़ाई को लेकर, क्योंकि देश अभी जंग में फंसा हुआ है और स्पेशल पावर्स उनको यह अनुमति देते हैं। मेरा सवाल चुग साहब से। बिल्कुल, उन्होंने इनफैक्ट ये स्ट्रैटेजी पूरी ईरान और यूएस की बड़ी डिटेल में समझाई भी है कि कैसे $50,000 वर्थ ऑफ ड्रोन जो हैं और $1.1 मिलियन और थाट सिस्टम को कैसे परेशान कर रहा है। बिल्कुल उन्होंने अच्छे तरीके से समझाई है। इनफैक्ट हमारी जब मुलाकात भी हुई थी न्यू ईयर 2026 में, तो मैंने यही कहा था बार बार कि वार काउंटर और खुलेंगे। सूर्य का साल है, हमने हंसते खेलते बात भी करी थी। एंड ट्रम्प साहब का सूर्य खराब है एंड समय उनका 19 मार्च से और ज्यादा खराब है, और विक्रम संवत 2083 जो मंगल मंत्री है 19 मार्च से शुरू होगा, तो काउंटर तो अभी और बढ़ेगा, समय टफ रहेगा। और यहां पे चैलेंज ये है, ट्रंप साहब कभी भी अपने आप ही डिक्लेयर कर सकते हैं सीज फायर भी, और इजराइल को अकेला छोड़ सकते हैं, यानी कि ही हैज अ यू टर्न पॉलिसी। एंड दूसरा, जो आपने बिल्कुल सही बात करी है कि अपना मिड टर्म इलेक्शन, आपको याद होगा मैंने जिक्र भी किया था, ट्रंप जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लास्ट प्रेसिडेंट रहेंगे। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूनाइटेड नहीं रहेगा, क्योंकि उनकी पॉलिसी थॉट प्रोसेस ये है, जो मैंने पहले भी जिक्र किया, कि ट्रंप साहब एस्टेब्लिश्ड डीप स्टेट का पर्सन नहीं है, वो न्यूली जो इवॉल्विंग डीप स्टेट है उसका आदमी है, जिसको अपनी टेरिटरी कंट्रोल में लानी है। एस्टेब्लिश डीप स्टेट जो यूरोप से, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, उनका वो आदमी नहीं है। अगर इनको अपनी टेरिटरी क्रिएट करनी है, जिसमें हो सकता है यूनाइटेड स्टेट से कुछ कुछ जगह टूट भी जाएं, तो उसके लिए ये बेस्ट मौका है। अब इसी को दूसरे एंगल से भी समझते हैं। पुतिन और रशिया का वक्त बेहतर है। यूक्रेन एक तरह से ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड है। रशिया को पता है कि इस टाइम पे वो वापस यूएसएसआर वाला जो खोया हुआ वर्चस्व था वो ले सकते हैं। हमने देखा है 35 से 40% लैंड रशिया ऑलरेडी अक्वायर कर चुका है। एंड ये यहां पे रुकेंगे नहीं, यहां पे ईरान में यूएस को एंटेंगल करके रशिया विल गेट इनटू पोलैंड एंड यूरोप, होना ही होना है। एंड ये मोस्ट प्रोबेबली मेरे को लगता है अगस्त सितंबर 2026 से आपको सिविल अनरेस्ट यूरोप में दिखेगी, एंड वहां से फिर रशिया यूरोप के अंदर मूव करते हुए दिखेगा। अब इसी को एक तीसरा एंगल दे रहा हूं। ब्लैक रॉक,
ब्लैकस्टोन, बड़े बड़े जो फंड्स हैं, जो वर्ल्ड के हेज फंड्स और पेंशन फंड्स का जो पैसा है वर्ल्ड ओवर से जो वहां पे जाता है, यूएस की मार्केट $225 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। आप समझें, यूएस का जो डेट है उसको छोड़ दो, अगर यूएस की इक्विटी में करेक्शन आता है तो ब्लैक रॉक, ब्लैकस्टोन, बड़े बड़े हेज फंड्स में क्रैश आता है। एंड ये क्रैश या ये करेक्शन इस टाइम पे दिख रहा है। ब्लैक रॉक ने, ब्लैकस्टोन ने, कई बड़े बड़े फंड्स ने विड्रॉल लिमिट कर दिया है। इसका मतलब ये यूक्रेन का पूरा जो वापस डिवास्टेशन के बाद जो उसको रीऑर्गेनाइज करने के लिए जो पूरा ठेका था वो ब्लैक रॉक और ब्लैकस्टोन को ही दिया था। और आप समझो वहीं पे रशिया पूरा पहुंच रहा है। तो जो सारे पैसे थे वो सारे पैसे अगर डाउनग्रेड होंगे तो डॉलर का वर्चस्व जैसे डाउनग्रेड हो रहा है, आप समझें कि ये ओवरऑल जो गेम है $10 ट्रिलियन का नॉर्मली हम कहते थे मनी सप्लाई है यूएस में, इस टाइम पे $22 ट्रिलियन है। $22 ट्रिलियन का मनी सप्लाई, $225 ट्रिलियन की इक्विटी मार्केट कैपिटलाइजेशन। एक एक पैसा अगर वहां से निकलने लग गया, जो कि सऊदी ने भी बोल दिया, कतर ने भी बोल दिया, वगैरह वगैरह, तो उसके कारण यूएस की मार्केट में, रियल एस्टेट में, शेयर मार्केट में, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में क्रैश दिखेगा और उसके कारण पूरा इंटरनल अनरेस्ट प्लान हो जाएगा जी यूएस में। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं इस बात से सहमत हूं कि मिडिल ईस्ट का पैसा जिस हिसाब से यूएस में इन्वेस्ट अभी तक होता रहा है, ऑयल का पैसा, उसमें बेशक कमी आएगी क्योंकि मिडिल ईस्ट में इनसिक्योरिटी बहुत बढ़ गई है आफ्टर अमेरिका ईरान वॉर। तो क्या इसका इंपैक्ट आने वाले समय में यूएस में बहुत तगड़ा होने वाला है? छोड़ा जवाब, फिर मैं ब्रिगेडियर साहब के पास जा रहा हूं। बिल्कुल बहुत बड़ा होगा, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि नॉर्मली लोग ये देखते हैं कि मिडिल ईस्ट का $1.1 ट्रिलियन ऑफ यूएस ट्रेजरीज में इन्वेस्टमेंट है, उसको भूल जाओ। $35 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो मिडिल ईस्ट देखता है। आप समझे, $225 ट्रिलियन में से अगर ये $30-35 ट्रिलियन हिल गए और वो हिल रहे हैं तो एकदम से क्योस जो है वो मार्केट में नहीं दिखेगा, रियल एस्टेट में दिखेगा। पूरा सब प्राइम क्राइसिस का पार्ट 2 पैदा हो जाएगा। उसके कारण नौकरियों का चैलेंज, उसके कारण अनरेस्ट, सिविल क्योस, ये सब कुछ क्रिएट हो जाएगा। कहने का मेरा तात्पर्य ये है। मतलब इन्होंने मधुमक्खी का छत्ता छेड़ दिया है, अब इससे बचना बड़ा मुश्किल है। मैं ब्रिगेडियर साहब के पास जा रहा हूं, तो क्या सीज फायर की कोई गुंजाइश दिखती है ब्रिगेडियर साहब आपको, या पुतिन और चाइना चाहेंगे कि सीज फायर ना और ये ऐसा ही चलता रहे? बिल्कुल, चाइना और रशिया तो यही चाहेंगे कि अमेरिका यहाँ इन्वॉल्व रहे। और जिस तरह से अमेरिका का जो फाइनेंशियल, देखिए 2 बिलियन का उसका डेली का खर्चा है। आप यूएसएस अब्राहम का भी देखिए, एक दिन का खर्चा करीब 21 करोड़ रुपया है पर डे। और आप देखिए जिस तरह का एमिनेशन, जिस तरह की इक्विपमेंट कैजुअलिटी उसकी हो रही है, वो बताएगा कि साहब किस तरह से अभी अमेरिकन गवर्नमेंट ने $50 बिलियन का एक बिल पेश किया है कि इतनी सैंक्शन दी जाए इस युद्ध को लड़ने के लिए। और उस पे भी देयर वाज ए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन द सेनेटर्स। तो ये सब चीजें बताती हैं कि किस तरह से अमेरिका बिल्कुल मतलब उसकी, वो कहते हैं ना कि इनिशियली ट्रम्प वाज सेलिब्रेटिंग, नाउ ट्रम्प इज कैलकुलेटिंग कि साहब अब यहाँ से निकले कैसे। तो ये चीजें बता रही हैं कि किस तरह से मतलब जैसे तारीख में मोहम्मद बिन तुगलक हुए थे, उन्हीं के पद चिन्हों पे ट्रम्प साहब चल रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि साहब किस तरह से वो पॉलिसीज, जब उनकी जो मर्जी आती है वो पॉलिसीज वो कर देते हैं। जिस तरह से एक राष्ट्राध्यक्ष को एक इस तरह का विवेक होना चाहिए कि साहब किस तरह के स्टेटमेंट दिए जाए। वो किस तरह से बिल्कुल वो एक नाटककार की तरह वहां अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। तो विश्व में एक बड़ा गलत मैसेज जा रहा है। इसीलिए आप देखिए विश्व समुदाय अमेरिका के बरखिलाफ खड़ा हुआ है। हालांकि हर देश दहशतगर्दी की मजम्मत करता है, लेकिन इस तरह की किसी भी देश के संप्रभुता के ऊपर, और देखिए इतिहास गवाह है, जहां भी मिलिट्री के द्वारा कहीं चेंज ऑफ रिजीम हुई है वहां कामयाबी कभी नहीं मिली है। क्योंकि देखिए इवन डेमोक्रेटिक सेटअप पे भी आप देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी में 20 से 25% या 30% लोग ऐसे होंगे जो सरकार से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जो आपका प्रतिपक्ष होता है उसका यही होता है। तो ईरान में भी अगर इस तरह के लोग हैं तो कोई ये इट इज नो एक्सेप्शन। हाँ, ये जरूरी है कि भाई देखिए आजकल आप बहुत ज्यादा रूढ़िवादी विचारधारा के साथ किसी देश को आगे नहीं ले जा सकते।
तो वहां उन्हें थोड़े बहुत चेंजेस करने होंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि अगर ये वॉर के बाद ईरान उसमें कुछ चेंजेस लाएगा। लेकिन मुझे कोई हाल फिलहाल अभी देखिए, ईरान ने साफ कह दिया है कि साहब जंग आपने शुरू की है, क्योंकि उन्होंने शुरू की। एक दिन पहले भी वार्ताएं चल रही थी, तो अब इस जंग को खत्म ईरान करेगा, क्योंकि देखिए ईरान के पास अब खोने को कुछ नहीं है। जब आपने सर पे कफन बांध लिया है, तो अब अमेरिका के लॉसेस देखिए कितने हैं। 30 बेसिस पे उसके अटैक हुए हैं, बॉडी बैग्स उसके जा रहे हैं, कितनी कैजुअलिटीज जा रही हैं। आदि तो थार इंफॉर्मेशन डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया है, KC-135 एयर रिफ्यूअलर गिर गया है, ऐसे बहुत सारे नुकसान हुए। अमन चुग साहब कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से चुग साहब, फिर मैं रजी साहब को आ जाऊं। ब्रिगेडियर साहब पूरा कर लीजिए। 30 सेकंड और जी। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका कह रहा है कि साहब हमने क्लियर कर दी है। अरे अगर क्लियर कर दी है तो ट्रैफिक बहाल क्यों नहीं हुआ? दूसरा, ईरान ने वहां इतने माइंस लगाए हैं, डी माइनिंग ऑपरेशंस में महीनों लग जाएंगे। तो अभी हाल फिलहाल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लियर नहीं होना। अब आपके पास अगर 352 वेसल्स हैं, तो आप उनको एस्कॉर्ट करिए, जो ऑयल के टैंकर्स हैं। नहीं, इस पे तो अली लारिजानी ने तंज भी किया कि भाई आप जो है विशेष सचिव हैं जो ईरान के, उन्होंने कहा कि भाई आप एक अमेरिकी डिस्ट्रॉयर के साथ आइए, हम आपको खुद स्कॉट करके यहां से जाने देंगे, आपकी रक्षा हम करेंगे अगर आपके साथ एक अमेरिकी डिस्ट्रॉयर हुआ तो। इस तरह से मजाक बना रहे हैं अमेरिका का। चुग साहब कुछ कह रहे थे। एक स्टेटमेंट ये भी निकली है कैलिफोर्निया में कि वार्न किया गया पब्लिक को कि जी ईरान के जो ड्रोन्स हैं वो कैलिफोर्निया में अटैक हो सकते हैं। बिल्कुल अटैक हो सकता है। हाँ। यानी कि फॉल्स नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। उनको एक पता है कि कहीं ना कहीं अपराइजिंग कैलिफोर्निया और ऐसे कई जगह पे विद इन यूएस होंगी। एक पॉइंट ये। हाँ। दूसरा, ओहायो क्लास के जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं उनका डीकमीशन होने की समय आ गया है, जो कि पेंटागन की रिपोर्ट है, और इन्होंने 700 के करीब या 600 650 टॉमाहॉक्स यहां पे यूज कर दिए हैं। अब इनको ये समय आ रहा भाई टॉमाहॉक्स नए वाले कहां से बनाएंगे, जिसके लिए लॉकहीड मार्टिन को इन्होंने $9.5 बिलियन का आई थिंक ऑर्डर दिया है 2000 टॉमाहॉक्स बनाने के लिए। मगर उसके लिए क्या चाहिए? फिर दोबारा सिल्वर चाहिए और रेयर अर्थ मिनरल चाहिए, वो है ही नहीं। बहुत बड़ा क्योस है जी कमोडिटीज में अभी होने वाला है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, रेयर अर्थ मिनरल्स, सप्लाई चेन। अब जा रहे हैं, छोटा क्योस नहीं है। ट्रम्प साहब जा तो रहे हैं, अब चाइना शायद मिल जाए वहां से। मैं रिजवी साहब आऊं आपके पास, के सिन्हा सर कुछ कहना चाह रहे। सिन्हा सर जस्ट एक ऐड करना चाहता हूं। सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी हैं स्कॉट बेसेंट, उन्होंने आज बयान दिया है वी कैन नॉट ओपन स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। आज उनका बयान है अमेरिका का। और मतलब अमेरिका ये बात कर रहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोल सकते हैं, नहीं खोल सकते। और वो कौन कह रहा है? सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी हैं, और ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। स्कॉट बेसेंट वो बात कह रहे हैं कि नहीं खोल सकते हम। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। स्कॉट बेसेंट से याद आया चुग साहब, पीट नवारो बहुत दिन से नहीं दिखे हैं। पीट नवारो के बयान जो भारत के खिलाफ आते थे, और ये बयान उन्होंने ही दिया था कि भाई यूक्रेनियों के खून से भारतीयों के हाथ रंगे हुए हैं, भारत सरकार के हाथ रंगे हुए हैं, लेकिन बहुत दिन से दिखाई नहीं दिया। लगता है ट्रम्प साहब ने अपनी टीम से बाहर कर दिया उनको। खैर, इस पर कभी और बातचीत करेंगे। मैं जरा रिजवी साहब से समझूं कि भाई खामनेई रेजिम इस वक्त क्या कर रही है और क्या सोच रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस वक्त जो ईरानी हैं वो घर में कम हैं और सड़कों पर ज्यादा हैं। आपके पास भी ऐसे वीडियोस आए होंगे और सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियो की भरमार है कि वो घर में कम है और बाहर ज्यादा हैं। इसके बरखिलाफ आप जब इजराइल के वीडियोस देखेंगे तो वहां पर आपको सन्नाटा नजर आएगा। उसकी वजह यह है कि हमारे पैनल में हमारे भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि ईरानियों के पास खोने के लिए अब कुछ नहीं है। तो उनको इस बात का एहसास हो गया है कि अगर अभी हमने अपनी गवर्नमेंट का साथ नहीं दिया तो हमेशा हम अमेरिका और इजराइल जैसे मुल्कों के गुलाम बन जाएंगे। लिहाजा जो वीडियोस मैं देख रहा हूँ उसमें छोटे छोटे बच्चे भी जान देने के लिए तैयार हैं। आपने नहीं, लेकिन अगर मुल्क में, रिजवी साहब मैं एज अ स्कॉलर, आप स्कॉलर हैं, आपसे सवाल जानना चाहता हूं, अगर ईरान में शांति, सद्भाव, निवेश, अपॉर्चुनिटी, प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली संभव है अमेरिका के साथ दोस्ती करके, तो फिर दोस्ती में क्या हर्ज है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। उनके जहन में ये बात है कि अमेरिका एक झूठा मुल्क है। उसने यही कहकर इराक में प्रवेश किया था, यही कह के उसने लीबिया में प्रवेश किया, और जहां जहां भी अमेरिका ने इस तरह के सब्ज बाग दिखाए हैं
वहां पर अभी तक जो है अनारकी फैली हुई है। लिहाजा ईरानियों के जहन में मैं उनकी तरफ से बताना चाहता हूँ, मैं तो अपने हिंदुस्तानी होने पे गर्व करता हूँ, मैं इंडियन हूँ, लेकिन मैं चूंकि ईरान बहुत जाता हूँ, मेरी एजुकेशन भी ईरान की है और मैं पीएचडी भी मेरी ईरान से ही हुई है जी। तो मैं ईरानियों को बहुत गौर से जानता हूँ, बहुत करीब से जानता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत रशिया समेत अगर मिलकर ईरान पर अटैक करें और वो पैदल फोर्स के जरिए अटैक करें तो भी वो ईरान पे कब्जा नहीं कर सकते, क्योंकि ये नहीं, बहुत उनका तो जंग का एक बड़ी लंबा जिद्दी इतिहास कौम रहा है है। ये। पर्शियंस तो जंग के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने जी हाँ, बहुत जी हाँ। बहुत सारी लड़ाइयां लड़ रही और एक टाइम वो भी विवेक सुपर भाई, पावर हुआ करते थे। आज तक ईरान ने कोई जंग हारी नहीं है। नहीं, ये वो उसकी वही मैं वही 5000 वही बात मैं साल कह रहा था। हिस्ट्री है। पहले तो पर्शियंस से, बाद में उसका नाम बदलकर ईरान कर दिया गया। ईरान का तो हाँ, पर्शिया था वो पहले। तो उनका जंग का और उनकी खुद की संस्कृति का एक बहुत पुराना इतिहास रहा है, बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। के सिन्हा सर से फाइनल रिमार्क चाहूंगा, क्या यहां से बैग पैक कर लेना चाहिए अमेरिका को, इसी में अमेरिका और पूरी दुनिया की भलाई है, या ट्रंप साहब के दिमाग में कुछ और चल रहा है? के सिन्हा साहब जल्दी से। देखिए, मेरा मानना है कि अमेरिका यहाँ से बैक पैक करेगा, जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास वो नहीं है। अफगानिस्तान से छोड़ के भागे थे और अमेरिका, देखिए वो कहेंगे कि हमने जंग जीत लिया, हमने सब अपनी ये तो कहने लग गए, शुरू कर दिया। जी हाँ, तो वो बस निकलने के उनको एक ऑफ रैम्प मिलना चाहिए, एक ऑफ रैम्प। आज उन्होंने G7 की मीटिंग में ये कह दिया कि वो सरेंडर करना चाहते हैं। ये सब बात छोड़ दें, यहाँ से निकल जाएंगे, 100% ये निकलेंगे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि इनको शर्म नहीं आती। ये जाएंगे, कुछ और करना चाहेंगे, क्योंकि यदि यहाँ फंस गए, दैट इज एंड ऑफ अमेरिकन जो डोमिनेंस उसका है अस्तित्व में, क्योंकि चाइना और रशिया इनको निकलने नहीं देगा यहाँ से। ये इस क्योंकि वो फंस चुके हैं, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर लेके आ चुके हैं, या तो ये सब यहीं फंस जाएंगे, क्योंकि इंडो पैसिफिक खुलने वाला है, जल्दी आप सुनिएगा, इंडो पैसिफिक खुलने वाला है, तो ये शिफ्ट करेगा बैटल। तो वो तो चाहेंगे कि इनको फंसा दें, और मेरे ख्याल से अमेरिका इस चीज में उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बातें बनाएगा, वहां से निकल जाएगा, जैसे अफगानिस्तान से निकला था, वेस्ट एशिया से भी निकल चुका था वो। ये फंस गया मेरे ख्याल इस बार, क्योंकि उसको जाना था इंडो पैसिफिक। हाँ, वो बिल्कुल, मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब करेंगे कि हमने जो चाहा था हमने अचीव कर लिया, हम जब जीत गए हैं, हमने टॉप रिजीम को हटा दिया, हमने खामनेई को असैसिनेट कर दिया, उनको टर्मिनेट कर दिया, ये जंग अमेरिका जीत गया और अब हम वहां से वापसी ले रहे हैं, इस ऐलान के साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप झूठे दावों के लिए बहुत माने जाते हैं, तो मुझे लगता है ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी डोनाल्ड ट्रंप अभी देख रहे होंगे। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय भारत, जय हिंद। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक ब्रेक है, लेकिन ब्रेक को जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।